Hello students, in my previous video I had discussed about the concept of the microorganism, pathogens, harmful microorganism, about the harmful microorganism की जो harmful microorganism है, disease causing microorganism है कि आपको कौन कौन सी disease करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी disease होती है, उनसे बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, फंगी भी होते हैं, आपके और आपके प्रोटोजोआ हैं। ये डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, सो दे आर कॉल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट, और ना केवल कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना केवल प्लांट एनिमल्स में और ह्यूमन में डिजीज करते, बल्कि वो प्लांट डिजीज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो मेनी नंबर ऑफ डिजीज आर occurred in plants because of bacteria, fungi and viruses. I had discussed earlier. ठीक है, now in this video I am presenting the concept of the फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन की फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं और फूड प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं। लेट्स सी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग। वैसे तो सबको पता होगा फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारा कोई ऐसा खाना जो खराब हो गया, जैसे फंगस ग्रो कर गया, बैक्टीरिया ग्रो कर गया है, और अगर हम ऐसे खाने को कंज्यूम करते हैं तो हमें वोमिटिंग हो जाती है और जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो एक पर्सन की उसमें क्या रहती है, डेथ भी हो सकती है। सो दैट इज द फूड पॉइजनिंग कहलाती है कि एक स्पॉइल्ड फूड को खाने से, स्पॉइल्ड मतलब सड़ा हुआ खाना खाने से जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर चुके हैं, अगर हम ऐसा खाना कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में वो जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो जाते हैं, जिसके कारण हमारा डाइजेस्ट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे जो टॉक्सिक केमिकल्स है वो चले जाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी को हार्म होता है और वॉमिटिंग या आपके डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो दिस द कंडीशन इज कॉल्ड द फूड पॉइजनिंग। क्या कहलाती है? फूड पॉइजनिंग। लेट्स सी, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। बूचो वॉज इन्वेंटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स। On reaching home, he started vomiting and he had to be taken to a hospital. ठीक है, हॉस्पिटल गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो उसने कहा कि फूड पॉइजनिंग हो गई। कि पहली वंडर्ड हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। बात यह है कि फूड वो पॉइजन कैसे, सपोज दैट आपने बहुत ज्यादा डेलिशियस फूड बना के रखा हुआ है बहुत, ठीक है, और अगर आपने खुला हुआ खाना छोड़ दिया है, बाहर रखा हुआ है, तो क्या हुआ, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और जब उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो आपका खाना वो क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी उनकी ग्रो करने से उसमें कुछ केमिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपके खाने में पॉइजन सब्सटेंस आ जाती है, टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं और अगर आप ऐसे खाने को कंज्यूम करते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग का रीजन है, कारण है कि अगर हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं, ऐसा खाना कंज्यूम करते हैं जो स्पॉइल्ड हो रखा है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, दीज मेक, आगे देखते हैं, दीज मेक द फूड पॉइजनस एंड कॉजिंग द सीरियस इलनेस इवन डेथ। यानी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने पर ग्रो करते हैं, दे समटाइम प्रोड्यूस द टॉक्सिक सब्सटेंस। इट मीन्स कि देखिए, जब हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, दो कंडीशन चाहिए। अगर उसको दो कंडीशन मिल जाती हैं तो वो अच्छे से ग्रो करता है। दो कंडीशन होती है, एक टेम्परेचर, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर, और एक होती है ह्यूमिडिटी। दो कंडीशन, वाटर वेपर्स इन द एयर। ठीक, अगर ये दोनों कंडीशन उसको मिल रही हैं तो वो जल्दी रैपिडली ग्रो करता है और इनमें से एक भी कंडीशन एब्सेंट है तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। अब हमारे 3 सीजन हो गए, रेनी सीजन, समर सीजन और विंटर सीजन। आप देख रहे हैं समर सीजन में, ड्राई समर जो होती है आपकी, उसके अंदर ह्यूमिडिटी की अमाउंट कम होती है और वाटर वेपर्स की और आपकी वार्मनेस की अमाउंट ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन इसको तो दोनों कंडीशन चाहिए तो जल्दी से चीजें खराब नहीं होती हैं। अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो दोनों कंडीशन उसको मिल रही हैं, वार्मनेस भी मिल रही है, टेम्परेचर भी मिल रहा है, हाई टेम्परेचर भी मिल रहा है और उसको वाटर वेपर्स की अमाउंट भी, जिसके कारण से उसकी दोनों सर्वाइविंग कंडीशन है और रैपिडली ग्रो करते हैं। यही कारण है। अगर मैं विंटर की बात करूँ, टेम्परेचर डाउन होता है, ह्यूमिडिटी भी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी क्या कहते हैं कि वो उसको भी सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिल पाता, सुटेबल कंडीशन नहीं मिल पाती और बैक्टीरिया या फंगी जल्दी से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें तो इनमें से आपकी जो रेनी सीजन है, ये दोनों उसके लिए सर्वाइविंग कंडीशन है बैक्टीरिया और फंगी के लिए, तो आसानी से ग्रो करते हैं। अब क्या होता है कि जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे या किसी भी डेड डिगिंग मैटर पे जब ग्रो करते हैं तो क्या ये जब हमारे खाने पर ग्रो कर रहे हैं तो उनसे अपना खाना लेते हैं। ठीक है, जब ये खाना लेते हैं तो इनमें एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। एक्सटर्नल डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं
जैसे हम खाना खाते हैं, सपोज दैट कि जब हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी जो होती है हमारे पेट में जाती है, स्टमक में जाती है, और हमारी बॉडी में इंटरनल डाइजेशन चालू होता है। इंटरनल डाइजेशन का मतलब जैसे ही हमारा खाना हमारे पेट में गया, स्टमक में गया, तो उसमें कुछ एंजाइम्स यानी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जो हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जिनको एंजाइम्स कहते हैं। वो हमारे स्टमक के अंदर खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में चेंज करते हैं। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन कहलाता है। नहीं, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज फूड इनटू द सिंपल वन, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। लेकिन ये इंटरनल है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल डाइजेशन शो करते हैं, यानी जिस भी खाने पर, जिस भी चीज पर वो ग्रो करते हैं उस पर क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। दीज केमिकल्स उसके डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कहलाते हैं। यानी वो डाइजेस्टिव जूस जब उस पर रिलीज किए जाते हैं तो उन डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से उस सब्सटेंस का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, यानी जिस फूड पर ग्रो कर रहे हैं उसके जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो सिंपल में चेंज कर देते हैं और उसको ले लेते, सक कर लेते हैं। ठीक है, उसको तो यानी वो एक्सटर्नल डाइजेशन शो कर रहे हैं, यानी जिस चीज पर वो ग्रो कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ टॉक्सिक केमिकल्स दे रहे हैं। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स वहां पर वो डाइजेस्टिव जूस का काम कर रहे हैं। उन टॉक्सिक केमिकल की वजह से उस फूड सब्सटेंस के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, उनको वो सिंपल में बाहर ही चेंज कर देता है, और सिंपल में जब चेंज हो जाते हैं तो उसको ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट वो ले लेते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस टाइप से उनमें एक्सटर्नल डाइजेशन है। तो जो टॉक्सिक केमिकल्स उसमें, यानी जो डाइजेस्टिव जूस उसने बाहर रिलीज किए, दीज आर द टॉक्सिक, उन टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से हमारा खाने में पॉइजन आ जाता है। ठीक है, और अगर हम ऐसे खाने को कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियसली खाना पॉइजन हो चुका है। अगर आप ऐसे खाना खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपकी हेल्थ को हार्म होता है, और दिस कंडीशन इज कॉल्ड द फूड पॉइजनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फूड पॉइजनिंग। ठीक है, सो यहाँ पर ये बात करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व द फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिग स्पॉइल। तो हम क्या चीजों को ध्यान रखें, हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें ताकि हम अपने फूड को क्या कर सकते हैं, स्पॉइल होने से, उसको खराब होने से बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टॉपिक बट फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन की बात करेंगे अब। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है फूड प्रिजर्वेशन। ध्यान से देखेंगे। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड एंड ग्रेन्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि आप अपने ग्रेन्स को, स्टोर फूड को कैसे प्रिवेंट करते हैं। हमने बताया था कि नीम की पत्ते डालते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं ताकि वो खाना खराब, ताकि जो ग्रेन्स है वो खराब ना हो। लेकिन हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? लेकिन जो हम अपने खाना है, हमारा पक गया खाना, कुक्ड फूड है, उसको हम अपने घर पर कैसे प्रिजर्व करें? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। ठीक है, अब माना कोई ब्रेड है, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, रखी हुई है, तो अगर उसको मॉइस्ट कंडीशन मिलती है, वार्मनेस मिलती है, जैसे कि मैंने बताया कि 2 सर्वाइवल कंडीशन चाहिए, अगर वो 2 कंडीशन को मिलती है तो फंगस उस पर ग्रो हो जाता है। ठीक है, एक नए टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड फंगस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल ऑफ फूड, स्पॉइल कर देते हमारे फूड को। स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड कलर चेंज। सीधी सी बात है, जब खाना खराब हो जाएगा क्योंकि वो टॉक्सिक केमिकल उसमें आ रहे हैं, उससे इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्मेल आने लगेगी। सो इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? यस। तो आप क्या कह सकते हैं, अब जो खाना आपका खराब हो गया है, ठीक है, जब वो खाना खराब हो गया तो आप उसको दोबारा रिटर्न बैक नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट इज अ फिजिकल, नॉट अ फिजिकल चेंज, इट इज ए केमिकल चेंज। कैसा होता है? स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि जब एक केमिकल चेंज होता है तो उस फूड पर डिफरेंट टाइप के केमिकल, टॉक्सिक केमिकल रिलीज किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका स्मेल, उसका कलर, टेस्ट चेंज हो जाता है। सो दैट वाज नॉट रिवर्स, रिवर्स नहीं होता। सो दैट्स व्हाई द स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज कंसिडर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई नई सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन, वी कैन से केमिकल चेंज होता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज. Later she found that they were spoiled and rotten, but she knows that mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. अब क्या है कि सपोज दैट कि मैंगो हमने लिए मार्केट से, कुछ मैंगो लिए जो हमने नहीं खाए, तो हमने क्या देखा कि जो मैंगो है वो खराब हो गए, स्पॉइल्ड हो गए, उनका कलर चेंज हो गया, टेस्ट हो गया, खाने लायक नहीं रहे, एंड भी वो स्पॉइल्ड हो गए। लेकिन जो मैंगो पिकल है, आम का अचार है, हर नॉट स्पॉइल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। हमने देखा आम का अचार वो नहीं खराब होता, लंबे समय तक रखते हैं। आम का अचार डालने के बाद, आम का अगर हम अचार डाल दे, पिका डाल दे, तो वो लॉन्ग टाइम तक रखा रहता है, वो खराब नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने देखा होगा जब अचार डलता है, जब हम अचार डालते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं, जैसे आपके स्पाइसेस हो गए, आपका ऑयल हो गया, ऑयल बहुत सारा डलता है। ठीक है, आपका बहुत सारा नमक की हायर कंसंट्रेशन रहती है,
ऑयल की हो गई, स्पाइसेस की हो गई, ठीक है, ये सब चीजें उसमें डाली जाती है, जिसकी वजह से ये सारे प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, केमिकल सारे प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो फूड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है और हम अपने फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव द सम कॉमन मेथड्स, लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड एट होम। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास कुछ कॉमन मेथड है जो जिनकी मदद से हम अपने घर में अपने फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट मेथड इज द केमिकल मेथड। कुछ केमिकल मेथड है जैसे सॉल्ट, एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन जनरली केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी अधिकतर सॉल्ट की हायर कंसेंट्रेशन, सॉल्ट और एडिबल ऑयल जो खाने का मस्टर्ड ऑयल वगैरह जो भी आर द कॉमन केमिकल्स। ये ऐसे केमिकल हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। हम इनको क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। सो वी कैन से प्रिजर्वेटिव्स आर द सब्सटेंस विच रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दैट अवर फूड कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग स्पॉइलेज। यानी प्रिजर्वेटिव ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं और हमारे खाने को स्पॉइल होने से प्रिवेंट करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। क्या कहलाते हैं, प्रिजर्वेटिव। अब देखिए, वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अब माना मिर्ची का अचार डालना, आम तो वैसे ही खट्टा होता है, आप जानते हैं, ठीक है। आम का अचार डालते तो उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एसिड नहीं डालने की जरूरत है क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें खट्टापन होता है। लेकिन अगर मान लो मिर्च का अचार डाल रहे हैं, ठीक है, मिर्च का अचार डाल रहे हैं तो आपने नमक की हाई कंसेंट्रेशन रखोगे, आप उसमें विनेगर डालोगे, सिरका डालोगे, ताकि या बहुत अधिक अमाउंट में लेमन जूस डालोगे। इससे क्या होता है कि इन दोनों ऐसे केमिकल्स हो गए जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, जिसके कारण से आपकी वो चीज जो है, जो सब्सटेंस है, वो लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होते, स्पॉइल नहीं होते। सोडियम बेंजोएट, जनरली ये तो आपके घर पर यूज करने के तरीके हैं। जनरली कुछ केमिकल्स मार्केट में आते हैं, ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। कुछ केमिकल्स हैं सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इंडलाइन कर रही हूँ मैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये हमारे कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको हम जनरली यूज करते हैं। दे आर यूज इन जैम एंड स्क्वैशेज टू चेक देयर स्पॉइलेज। जनरली आपके मार्केट में जैम, स्क्वैशेज आते हैं, लॉन्ग टाइम तक रखते हैं जिनको, उनके अंदर ये प्रिजर्वेटिव्स यूज किया जाता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये आपके केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि आपके फूड को स्पॉइल होने से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट कॉमन मेथड आता है आपका, नेक्स्ट मेथड है आपका प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, नमक से भी। नमक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी चीज पे नमक बहुत ज्यादा हायर कंसेंट्रेशन होती है नमक की, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ग्रोथ नहीं कर पाते। तो कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व द मीट, फिश फॉर एजेस। हमेशा जो लोग फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उसको रखना है, मानो उनको स्टोर करके रखना है फिश या मीट को, तो उससे नमक लगा देते हैं बहुत सारा। उससे क्या होता है, उस पर जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। समझ रहे बात। तो कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिशेज फॉर एजेस। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश को प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर नमक लगा देते हैं, ठीक है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिंड। नॉर्मली आप जानते हैं कि सॉल्टिंग यानी सॉल्टिंग करने से किसी भी रॉ मैंगोज पर, आंवला पर, आंवले का अचार डालना, उसमें भी नमक डालना होता है। तो इन चीजों को, ठीक है, इन सब चीजों को अगर आपको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना है तो उसमें सॉल्टिंग करते हैं, हायर कंसेंट्रेशन रखी जाती है, यानी नमक की अमाउंट ज्यादा रखते हैं। तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, उनको सर्वाइविंग कंडीशन नहीं मिलती और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम, जेली, स्क्वैशेज। अब आप जानते हैं ये चीनी होती है, इनमें नमक तो होता नहीं है, तो अब इनमें हायर कंसेंट्रेशन शुगर की प्रेजेंट की जाती है। अब आपका अचार था तो उसमें आपने हायर कंसेंट्रेशन किसकी डाली थी, सॉल्ट की डाली, ठीक है। अब हमें ऐसी चीजें बनानी जिसमें हायर कंसेंट्रेशन, नमक की नहीं हो सकती है, हायर कंसेंट्रेशन आपको रखनी है शुगर की। तो शुगर एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव ऑल्सो व्हेन इट इज यूज्ड इन अ हायर कंसेंट्रेशन। अगर हम इसको हायर कंसेंट्रेशन में यूज करते हैं तो एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है। तो जैम, जेली, स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड। तो जैम, जेली, स्क्वैशेज, इन सब में क्या रखते हैं, शुगर डाल देते हैं, ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन में। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। शुगर जो होती है मॉइस्चर, उनमें से, उन चीजों में से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर देती है। विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड, जिसकी वजह से
बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है रुक जाती है, यानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर होने की वजह से आपका जो फूड होता है, आपका जो फूड है उस पर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर देते, बिकॉज शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट। क्योंकि शुगर क्या करती है, उस सब्सटेंस में से मॉइस्चर की कंटेंट को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा शुगर है। हम जिन चीजों में हम बहुत ज्यादा शुगर डाल देते हैं तो उस पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन नेक्स्ट है कि प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ठीक, ऑयल और विनेगर से। अब ऑयल तो मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत ज्यादा ऑयल यूज करने से, विनेगर भी डालने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मिर्च का अचार डालना है तो उससे हायर कंसेंट्रेशन नमक की बहुत सारा आप विनेगर डाल देते हैं तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर पाते। तो यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच टाइप ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, ऑयल का इन्वायरमेंट रहा, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर रही, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रहा, इस टाइप के इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। ऑयल, विनेगर, सॉल्ट, शुगर, इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो वी कैन से सॉल्ट, एडिबल ऑयल, आपके विनेगर एंड हायर कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर। अगर हम ये सब यूज करते हैं तो हमारे कॉमन मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। नेक्स्ट पॉइंट है कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड एंड यूज्ड। बॉइलिंग किल मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, जब भी हमारे घर में दूध आता है, ठीक है, दूध को हमेशा हम बॉईल कर देते हैं। दूध को बॉईल करने से फायदा क्या होता है कि जब हम दूध को बॉईल कर रहे हैं, क्योंकि बॉइलिंग अधिकतर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, दैट इज द 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है। जब बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट हो रही है तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते, मर जाते हैं। अगर उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, तो मर जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ज्यादा से 30-32 डिग्री सेल्सियस तक वो 30 to 30 डिग्री सेल्सियस तक ही वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो अगर उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो उससे वो मर जाते हैं। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड। यही कारण है कि जब हम उसको बॉइल करते हैं तो बॉइलिंग करते हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मर जाते हैं। सो सिमिलरली वी कीप अवर फूड। ना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ग्रो नहीं करता, यानी उनकी ग्रोथ रेंज होती है जिस पर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, ज्यादा से ज्यादा 0 से लेके 30 या 32 तक होता है, जिस पर वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग कर रहे हैं तो आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसमें वो आसानी से ग्रो नहीं कर पाते। या फिर हमने नॉर्मल देखा होगा चीजों को फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज में भी टेम्परेचर हमारा बहुत 4 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। ठीक है, तो जब आपका टेम्परेचर उसमें हम फ्रिज में कम टेम्परेचर पर रखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर उसमें रहता है, तो उतने टेम्परेचर पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं होते, सर्वाइव नहीं कर पाते। यानी बहुत कम टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर वो सर्वाइव नहीं करते, यानी उनको एक टेम्परेचर रेंज चाहिए। अगर वो उनको सुटेबल रेंज मिल जाती है तो वो ग्रो करते हैं। समझ रहे बात? तो क्या होता है, अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तब भी लो टेम्परेचर पर उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो कहना है कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी या तो हम किसी चीज को बहुत बॉईल कर दें एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर तभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं हो पाती, या फिर उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दें। कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब उसको चिल्ड एनवायरमेंट दें, जैसे फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर। अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, फ्रिज में रख दें, तब भी उनकी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। Why does so we can say the low temperature inhibits the growth of the microbes। लो टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। Why does the milk that comes in packet not spoil? My mother told me that milk is pasteurized। What is the pasteurization? तो pasteurization क्या है? देखिए, जो हम भैंस का दूध ले रहे हैं, नॉर्मल गाय का दूध ले रहे हैं, ठीक है, उनमें बैक्टीरिया रहते हैं, तो हम उनको तुरंत बॉईल कर देते हैं ताकि उसके बैक्टीरिया जो है वो मर जाए। लेकिन पैकेट का जो दूध आता है, पैकेट में जो दूध आता है वो एक दिन पहले ही पैकिंग हो जाती है, उस दूध की एक दिन पहले ही पैकिंग की जाती है, लेकिन वो खराब नहीं होता, उसकी 1-2 दिन तक की वो डेट होती है कि हाँ भाई तब तक वो सुटेबल रहेगा। तो मिल्क उसके ऊपर लिखा होता है पैस्चराइज्ड मिल्क। तो पैस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को तेज गर्म करना, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए, और फिर सडनली चिल्ड कर देना। जैसे कि मिल्क मतलब पास्चराइजेशन मतलब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है। पास्चराइजेशन इज टाइप ऑफ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। जैसे आप घर में नॉर्मल चीजें गर्म कर रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं, तो एक लो टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर पर ग्रोथ को रोक देता है। तो यहाँ पर क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है जो आपके टुगेदरली करना है, साथ साथ करना है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट एक साथ देना है ताकि आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। एंड द कंसेप्ट इज कॉल्ड द पैस्चराइजेशन एंड डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। किसने डिस्कवर किया इसको? लुइस पास्चर ने। देखेंगे
पेस्चराइज्ड मिल्क, यानी जो मिल्क के पैकेट पर लिखा होता है पेस्चराइज्ड मिल्क, वो पेस्चराइज्ड मिल्क है, यानी उसको हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देकर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दिया गया है ताकि वो प्रिजर्व रह सके कुछ देर तक के लिए, ठीक है, यानी उसमें बैक्टीरिया ग्रो ना करें। तो पेस्चराइज्ड मिल्क जो देखेंगे बुक में, पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अगर कोई पैकेट का दूध पीना चाहे, सही का मतलब देखें, पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। अगर हम भैंस का दूध लेके आ रहे हैं तो उसमें जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, हम उसको कच्चा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको पीते हैं तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पेस्चराइज्ड मिल्क पीते हैं, पैकेट का दूध पीते हैं, तो वो हमारे नुकसान है, क्योंकि उसमें उसको भरा ही गया है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा ही भरा गया, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। यानी उसका कोई टाइम पीरियड है कि आप 1 दिन तक या 2 दिन तक आप उसको रख सकते हैं कि जब तक उसमें जर्म्स नहीं आएंगे। तो उसको हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, तो वो आप उसको डायरेक्ट अगर पैकेट से पीना चाहें तो आप पी सकते हैं, आपके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। तो पेस्चराइज्ड मिल्क, वी कैन से कि पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉइलिंग के, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोब्स। माना हमने पैकेट लाए, पैकेट के दूध को बिना उबाले अगर हम उसको पीते हैं हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट करके ही भरा गया है, उसको गर्म किया और फिर ठंडा करा है, दोनों ट्रीटमेंट एक साथ देने हैं, ठीक है। तो द मिल्क इज हीटेड, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस और 15 to 30 सेकेंड के लिए। अगर मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाना है तो टाइम घटेगा, ठीक है, कुछ सेकंड्स में रह जाएगा, ठीक है। तो अगर मालूम है इसको टेम्परेचर को कम कर दो तो टाइम बढ़ जाएगा, यानी आपको हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट देना है, यानी आप पहले गर्म करोगे कुछ सेकंड, ठंडा करोगे। अगर मालूम है टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देती तो ऑब्वियसली उस चीज को आपको टाइम कम देना पड़ेगा। यहाँ मिल्क की बात हो रही है, तो मिल्क को गर्म करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है वो कितना टेम्परेचर होता है, 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस पर मिल्क को हीट किया जाता है, ठीक है, कितने सेकंड के लिए, 15 to 30 सेकेंड्स के लिए गर्म करते हैं। एंड देन सडनली चिल्ड, और फिर तुरंत गर्म करते हैं उस चीज को ठंडा, चिल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें डाल देते हैं, ठीक है। और फिर उससे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते और वो हम उसको 1-2 दिन के लिए, एक सर्टेन लिमिट के लिए हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी अब उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री है, आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट बॉइलिंग के। अपने घर में ना उबालें तब भी हम उसको यूज कर सकते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या नहीं होती, ग्रोथ रुक जाती है। सो दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। इस प्रोसेस को डिस्कवर करने वाले कौन थे, लुइस पास्चर। इस प्रोसेस को डिस्कवर किया है किसने, लुइस पास्चर ने। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पैस्चराइजेशन, ठीक है। आई होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। अब पैकिंग और स्टोरेज कैसे करते हैं, देखो स्टोरेज एंड पैकिंग में एक चीज बात है, अब आपने एक चीज होती है सनलाइट, हम सनलाइट में स्टोर, जैसे हमें कोई चीज स्टोर करनी है, ठीक है, अगर हम उसको सनलाइट में सुखा दें, सनलाइट में डाल दें, तो उससे क्या होता है, उन चीज के अंदर मॉइस्चर कंटेंट निकल जाता है, जिसके कारण भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसको मॉइस्चर नहीं मिलता। और मान लो हमने कुछ दाल लाई, कुछ लाई, हम उसको थोड़ा धूप दिखा रहे हैं, ठीक है, मार्केट से कुछ दाल के पैकेट आया, उसको कुछ धूप दिखा के हम स्टोर करके रखे अपने घर में, तो उससे क्या होता है, उनके जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाएगा और फिर आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि उनको सर्वाइविंग कंडीशन नहीं मिलेंगी और आप उनको स्टोर कर सकते हैं। दूसरी एक बात भी पैकिंग करनी है। अब मान लीजिए आप पैकिंग करते हैं, जैसे मार्केट में चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट आते हैं, ठीक है, उन पैकेट को लॉन्ग टाइम तो 2 महीने 3 महीने तक नॉर्मली रहते हैं, लेकिन अगर हम वही चिप्स हम अपने घर में बनाएं तो वो उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, यानी वो रेंसिड हो जाएगी, क्योंकि वो फैटी आइटम्स होते हैं। जब आपने चिप्स या आपने जो लिया, चिप्स लिया या आपने कुछ भी ऐसी चीजें घर में अगर हम तलते हैं, उनको फ्राई करते हैं, तो उनका क्योंकि वो फैट होता है उनके अंदर, ऑयल में तले जाते हैं तो उनमें फैट होता है, ठीक है, वो फैट कंटेंट्स एयर से जब ऑक्सीडाइज होती है तो उसका स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है, रेंसिडिटी कहलाती है। तो हम क्या करें, अब हमारा जो चिप्स है, जो मार्केट में चिप्स के पैकेट या कुरकुरे के पैकेट आ रहे हैं, ये सारे आपके ऑयली फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, ऑयली फूड आइटम्स है, यानी अगर हम इसको बिना पैकेट में गैस भरे अगर हम डायरेक्ट उसको रख देंगे, पैकेट में डाल देंगे नॉर्मली पैकेट टाई करके उसमें, तो आपका वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी जो फैट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसकी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इस पैकेट को उसके अंदर एक गैस भर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इनर्ट गैस होती है एक टाइप की, जो कि आपका जो फैटी फूड आइटम्स है उसको बाहर ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है, ठीक है, जिसके कारण से आपका फूड लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहता है। तो जनरली आपके जो चिप्स के पैकेट आते हैं आपने देखा होगा उसके अंदर गैस भरी होती है, फूला फूला लगता है, चिप्स होता है कम, पैकेट फूला लगता है, क्योंकि उसके अंदर गैस भरी होती है। जैसे आप पैकेट को काटते हैं, जैसे हम पैकेट को काटते हैं उसमें गैस बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो गैस भरी गई है, ठीक है, वो गैस अगर मान लो कहीं से आपसे गलती से छेद हो जाए उसमें और कहीं से सील खुल गई उसकी, तो वो गैस धीरे धीरे रिस जाएगी उसमें और आपका पैकेट का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ठीक है।
तो अब आप थोड़े दिन में उसको देखोगे चिप्स का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने चिप्स जो भरा हुआ है वो आपका कैसा है, फैटी कंटेंट है उसके अंदर, वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपके एयर से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में होते हैं, तो वो आपके फूड आइटम को क्या कर सकते हैं, स्पॉइल्ड कर देंगे। इसलिए उसमें नाइट्रोजन बढ़ते जाए ताकि वो ऑक्सीडाइज होने से आपके एक इनर्ट गैस है, ठीक है, वो इनर्ट गैस है, ताकि वो आपका जो फूड आइटम है उसको बाहर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, और आप उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके खा सकते हैं। सो स्टोरेज एंड पैकिंग, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन द सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स। एयर टाइट पैकेट में भी रख देते हैं। ये तो एयर टाइट पैकेट की बात करें, मैंने जनरली आपको नाइट्रोजन फ्लश पैकेट की बात बताई है कि कैसे वो काम करते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट, ये नाइट्रोजन फ्लश पैकेट है, ठीक है। जनरली हम एयर टाइट की बात करें, मान लो मेरे घर में कुछ है, ठीक है, कुछ आइटम्स हैं, जैसे मेरे पास एयर टाइट कंटेनर डिब्बे हैं, अगर मैं उसमें कोई खाने का सामान, चिप्स वगैरह कुछ भी, तो अगर मैं उसमें एयर टाइट कंटेनर भरती हूँ, तो एयर टाइट का मीनिंग क्या होता है, एयर टाइट, एयर नहीं जाएगी, बाहर से एयर नहीं जाएगी, ठीक है। जब एयर जाएगी नहीं तो क्या होगा, जो एयर है, एयर के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, और माइक्रोब्स हमारी खाने को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो जब हमने एयर टाइट कंटेनर में उसको भरकर रखा है, तो जब बाहर से अंदर एयर एंटर नहीं करेगी तो आपका फूड कुछ टाइम के लिए क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दीज आर द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम बेसिक मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट द फूड प्रिवेंट टू स्पॉइलेज, कि हमारे कुछ मेथड हैं जिनकी मदद से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, स्पॉइलिंग होने से बचा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।